हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट तंत्र है रक्त परिसंचरण तंत्र। जैसे कि इस तंत्र का नाम क्या है, रक्त परिसंचरण तंत्र। मैंने आपको बहुत बार बता दिया है कि जो तंत्र है वो क्या होता है, एक सिस्टम होता है। तंत्र क्या होता है, एक सिस्टम होता है। सिस्टम का मतलब क्या होता है, ऑर्गन्स। सिस्टम का मतलब क्या है, ऑर्गन्स। यानी इस सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स काम करते हैं। उन ऑर्गन्स को मिला करके जो हम क्या कहते हैं, एक सिस्टम कहते हैं, तंत्र कहते हैं। जैसा कि तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पढ़ा था, उसके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र के अंदर जितने भी अंग हमारे शरीर में, जितने भी ग्रंथियां काम कर रही थी उनको हम पाचन तंत्र कहते हैं। श्वसन तंत्र में जितने भी श्वसन में क्रिया में भाग ले रहे थे हमारे पास में जो हमारे सिस्टम थे, ऑर्गन्स थे, उनको हम क्या कह रहे थे, श्वसन तंत्र कह रहे थे। अब ऐसा ही है कि रक्त परिसंचरण क्या होता है। रक्त परिसंचरण मतलब इस तंत्र में यानी रक्त परिसंचरण में भाग लेने वाले जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र मुख्यतः होता क्या है, एक अंगों का संयोजन है। रक्त परिसंचरण तंत्र होता क्या है, एक अंगों का संयोजन है जो शरीर की कोशिकाओं के मध्य, जो शरीर की सेल्स होती है उनके मध्य गैसों का, पचे हुए पोषक तत्वों को, जो पोषक तत्व पचते हैं उनका, हार्मोन्स का, उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन करता है। यानी रक्त परिसंचरण यानी रक्त की ही बात कर रहे हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र में मुख्यतः बात किसकी कर रहे हैं, रक्त की। तो रक्त का मुख्यतः कार्य क्या होता है, एक तो भोजन का परिवहन करना, शरीर का तापमान बनाए रखना, O2 CO2 का परिवहन करना। तो उसी प्रकार जो परिसंचरण है उसका भी यही काम होता है कि एक तंत्र है, सभी का संयोजन कर दिया इसने। परिसंचरण तंत्र में जितने भी अंग काम करते हैं उनका एक संयोजन बना दिया और क्या बोल दिया कि एक सिस्टम जो मुख्यतः गैसों का आदान प्रदान करता है, पचे हुए पोषक का आदान प्रदान करता है, उत्सर्जित पदार्थों का क्या करता है, परिवहन करता है, हार्मोन्स का क्या करता है, परिवहन करता है। तो उस तंत्र को हम कहते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। अब देखो, जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है इसकी जो खोज है वो की थी विलियम हार्वे ने। किसने की थी, रक्त परिसंचरण तंत्र की जो खोज है वह विलियम हार्वे ने की थी। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। परिसंचरण तंत्र, जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, इसको मुख्यतः हम जो देखते हैं वो कैसे देखते हैं कि जो रक्त परिसंचरण तंत्र है इसमें मुख्यतः हमारे पास में रक्त परिसंचरण तत्व जो है इसमें मुख्यतः दो प्रकार के ऑर्गन्स काम करते हैं। एक तो होता है ब्लड, एक होता है हार्ट। यानी एक होता है रक्त और एक होता है हृदय। रक्त की बात जो हमने है लास्ट क्लास में कर ली थी, रक्त क्या होता है तो वो किस में आता है, रक्त परिसंचरण में। अब जो हम बात करेंगे वो किसकी करेंगे, हार्ट, हृदय की, मानव का हृदय की। तो ये जो दोनों अंग हैं, दोनों ऑर्गन्स है। हार्ट क्या है, ऑर्गन है। ब्लड क्या है, पदार्थों का परिवहन करने के लिए एक द्रव होता है। तो दोनों जो हैं, दोनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र का। किसका निर्माण करते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का निर्माण करते हैं। सबसे पहले आपको हम एक बात बता दें कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र, एक तो होता है खुला परिसंचरण तत्व, एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर हम हमारी बात करें तो हमारे में कौन सा तंत्र पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र है या बंद परिसंचरण तंत्र है। देखिए जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो दो टाइप का होता है, क्लोज, एक होता है ओपन। देखो ओपन और क्लोज में सिंपली जो डेफिनेशन है, सिंपल का जो अंतर है आप कैसे पहचाने। देखिए हमारी वेन्स हैं, नसें हैं, उन नसों में क्या हमें ब्लड का फ्लो दिखाई दे रहा है, नहीं, ब्लड का फ्लो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो जिस जीवधारी में, जिस सजीव में ब्लड का फ्लो आपको आसानी से दिखाई देता है कि ब्लड देखो कैसे जा रहा है, वो होता है हमारे पास में क्या, खुला परिसंचरण तंत्र। और जिस जीवधारी में, जिस सजीव में हमारे पास में ब्लड का फ्लो आसानी से दिखाई नहीं देता है उसमें होता है बंद परिसंचरण तंत्र या क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हमारे में कौन सा है आप बता सकते हैं,
हमारी जो नसें हैं उनमें क्या हमारे ब्लड का फ्लो दिखाई देता है, कहाँ से कहाँ जा रहा है? नसें दिखाई दे रही हैं, 1 2 ऐसे दिखाई दे रही है, काउंटिंग तरीके से नहीं कर पाते हैं, दिखाई तो दे रही है, लेकिन इनके अंदर हमें रक्त का जो प्रवाह है वो नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। इसलिए हमारे में कौन सा है? बंद परिसंचरण तंत्र, यदि बंद परिसंचरण हमारे में होता है। जबकि एक एग्जाम्पल है कॉकरोच का, कॉकरोच का भी आपने देखा होगा, तो उसके अंदर जो व्हाइट ब्लड होता है वो नज़दीकी से देखते नहीं, उसको पकड़ते नहीं है, लेकिन नज़दीकी से जब उसको जाकर के देखते तो उसमें जो ब्लड होता है वाइट होता है, वो आसानी से नसों के अंदर अपने को जाता हुआ दिखाई देता है कि यहाँ से ये जा रहा है। तो उसमें कौन सा होता है? खुला। तो आप समझ गए होंगे कि जो परिसंचरण तंत्र है 2 प्रकार का, एक तो खुला, एक बंद। खुला मतलब जिसमें ब्लड वेसल्स जो होती है उसमें ब्लड का आसानी से फ्लो दिखाई देता है, जबकि जो बंद में ब्लड का फ्लो आसानी से हमें दिखाई नहीं देता, ये होता है ब्लड क्लोज वाला। अब देखिए जो अब हमारे पास में अगला पॉइंट है वो है हृदय। देखिए बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है। आज एक सिंपली तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जो हमारा हृदय है वहाँ से जो ब्लड है वो कैसे प्रोवाइड होता है आगे ऑर्गन्स में। सबसे पहले हम देखो हृदय की बात करते हैं कि हृदय क्या होता है। देखो यहाँ पर आपको सब कुछ दिखा हुआ मिल रहा है कि हृदय क्या होता है, लेकिन अपन इसको एक अलग तरीके से पढ़ते हैं कि हृदय क्या होता है। देखिए हमारे पास में जो हृदय है, ह्यूमन हार्ट की बात करें क्या होता है। देखिए हृदय जो है, सबसे पहले बात करें हृदय की, कि जो मानव का हृदय है वह हल्के गुलाबी रंग का होता है। हम मानव के हृदय की बात करेंगे तो कि जो मानव का हृदय है वो कैसा है? हल्का। मानव का जो हृदय है वो कैसा होता है? हल्का गुलाबी रंग का। मानव का जो हृदय है कैसा होता है? हल्का गुलाबी रंग का। तो इसका वेट भी होता होगा कुछ ना कुछ। भाई रंगों में देख लिया कि मानव का जो हृदय है हल्का गुलाबी रंग का होता है, इसमें वेट कितना होता है? तो जो मानव के हृदय का वेट होता है वो होता है 300 ग्राम का। 250 से 300 ग्राम होता है मुख्यतः। एवरेज जो वेट है वो कितना माना जाता है? 300 ग्राम होता है। जैसे जैसे सजीव अलग अलग है ना, जो सजीव है सब अलग अलग है, जानवर हैं, बहुत सारे पशु पक्षी हैं, हम मनुष्य हैं, इन सभी में जो है हृदय का सबका वेट अलग अलग होता है। जैसे अब सबसे ज़्यादा बात करें वेट की, कि सबसे ज़्यादा जो वेट होता है हृदय का किस में होता है? व्हेल मछली आती, बहुत बड़ी साइज की आती है, 1 क्विंटल 2 क्विंटल, तो उसमें खुद में वजन होता है। इसी प्रकार उसका जो हृदय का वजन होता है वो भी 300 किलो, 400 किलो, 500 किलो माना जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा ऑर्गन भी हृदय का किस में होता है? व्हेल मछली के अंदर ही होता है। यह आपकी जानकारी के लिए है। हृदय जो है हल्का गुलाबी रंग का होता है, इसका जो वजन होता है 300 ग्राम का होता है। बात करते हैं कि जो हृदय है साइज कैसी होती है, इसकी साइज कितनी होती है। तो जैसे मेरी जो है हाथ है, इसको अगर मैं मुट्ठी को बंद कर लेता हूँ तो मेरे हृदय की साइज कितनी हो गई? एक बंद मुट्ठी के आकार की। जो यानी हृदय की बात करते हैं तो हृदय की जो साइज होती है वो कैसी होती है? बंद मुट्ठी के आकार की। जो हृदय होता है बंद मुट्ठी के आकार का होता है। हृदय जो होता है मुख्यतः किससे मिलकर बनता है? हड्डियों से मिलकर बनता है? रिब्स से मिलकर बनता है? नहीं, ना तो हृदय हड्डियों से मिलकर बनता है, ना ही रिब्स से मिलकर बनता है। हृदय जो बनता है मांसपेशियों से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है हृदय? मांसपेशियों से। इसीलिए हृदय कैसी है? एक मांसल संरचना है। हृदय को कैसा बोला जाता है? मांसल संरचना। हृदय को क्या बोला जाता है? मांसल संरचना। हृदय मांसपेशियों का बना होता है, मांसल संरचना होती है हृदय की। इसी कारण से सबसे सेंसिटिव जो ऑर्गन होता है, जो क्या माना जाता है? हृदय माना जाता है। सेंसिटिव जो ऑर्गन होता है वह कौन होता है? हृदय ही होता है। सबसे सेंसिटिव ऑर्गन क्या होता है? हृदय ही माना जा सकता है। यानी इसके अंदर ना तो कोई हड्डी होती है, ना कोई इसके अंदर क्या होती है? रिब्स होती है। ठीक है। हृदय जो है हल्का गुलाबी रंग का होता है, 300 ग्राम इसका वजन होता है, बंद मुट्ठी के आकार का ये होता है, मांसपेशियों से बना होता है, मांसल संरचना होती है, सेंसिटिव ऑर्गन होता है। इसको मस्कुलर ऑर्गन भी कह सकते हैं, क्योंकि मांसपेशियों से बना है इसलिए क्या कहलाता है? मस्कुलर ऑर्गन कहलाता है, मांसपेशीय अंग कहलाता है। ये हमने बात कर ली हृदय की नॉर्मल। एक और हृदय की बात करें कि शरीर का सबसे व्यस्त अंग, सबसे बिजी ऑर्गन
कौन सा होता है? हृदय बिना थके काम करता है। और जिस दिन ये थक जाता है उस दिन हम स्वयं भी थक जाते हैं, उस दिन हमारा भी कल्याण हो जाता है। तो सबसे बिजी जो ऑर्गन है, सबसे व्यस्त जो अंग है वो क्या कहलाता है? हृदय। तो हम क्या बोल सकते हैं? शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन है? हृदय है। हृदय क्या होता है? हल्के गुलाबी रंग का होता है, 300 ग्राम का वजन होता है और सेंसिटिव ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है, सबसे बिजी ऑर्गन, सबसे शरीर का व्यस्त अंग होता है, मांसपेशियों का बना है, मांसल संरचना होती है और बंद मोटी के आकार का हृदय होता है। ये बात कर ली हृदय की। अब अगर हृदय की जो स्टडी करता है कंप्लीटली, हृदय की स्टडी को क्या कहते हैं? हृदय की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजी। क्या बोलते हैं? हृदय की स्टडी को कार्डियोलॉजी बोलते हैं। और जो हृदय के डॉक्टर्स होते हैं, हृदय के बारे में जानकारी परीक्षण प्राप्त करके उसका इलाज करते हैं, उनको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट। हृदय की स्टडी करना कार्डियोलॉजी, और हृदय के जो डॉक्टर्स हैं उनको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। तो देखो हमने क्या देखा? हृदय क्या होता है? हल्का गुलाबी रंग का, मांसपेशियों का बना, सबसे सेंसिटिव ऑर्गन, कार्डियोलॉजिस्ट की अध्ययन है। ये हमने हृदय की बात कर ली। अब हम चलते हैं हमारा जो नोट्स है उसके ऊपर, कि जो हृदय है 24 घंटे निरंतर धड़कता रहता है, निरंतर पंप करता रहता है, इसीलिए इसे शरीर का सबसे व्यस्त अंग कहा जाता है। बंद मुट्ठी के आकार का यह होता है, लाल रंग का होता है, क्योंकि जो मांसपेशियां होती हैं उनमें रक्त होता है, वो लाल रंग की ही होती हैं। यह दोहरी भित्ति के झिल्ली में आवरण द्वारा घिरा रहता है, इसलिए इसे हृदय आवरण कहते हैं। जैसे कि हम हृदय की बात करें, कि हृदय का जो डायग्राम आपको दिखा देता हूं, ये क्या है? एक हृदय का डायग्राम है। अलग अलग एनिमेशन में हृदय का डायग्राम बनाया जाता है। जो हम यहाँ हृदय का जो डायग्राम आपको दिखा रहे हैं उससे हम हृदय की कंप्लीट हिस्ट्री के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, ये आप देख सकते हैं कि एक झिल्ली देखो यहाँ से ही जा रही है, देखो जा रही है, तो यही झिल्ली वापस देखो ऐसे हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो हृदय है वह दोहरी झिल्ली से मिलकर के बनता है। हृदय कैसा होता है? दोहरी झिल्ली से मिलकर के बनता है, और इसे हम हृदय आवरण कहते हैं। हृदय जो है दोहरी झिल्ली से मिलकर बनता है, जिसे मुख्यतः हृदय आवरण कहते हैं। और जो हृदय आवरण होता है इसमें क्या होता है? हृदय आवरणीय द्रव्य पाया जाता है। इसके अंदर क्या होता है? हृदय आवरणीय द्रव्य पाया जाता है, और बाहर से जो कोई भी आघात आते हैं उनसे क्या करते हैं? सुरक्षा करता है। अब देखो हृदय की बात करते हैं। जैसा कि आपको हृदय यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक सिंपली जो डेफिनेशन है हृदय की मैंने आपको पहले ही बता दी है। मुख्यतः हृदय की ओर चलते हैं, एक बार आप देखिएगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा कि हृदय का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, कहाँ से ब्लड सर्कुलेशन होता है वो देखें। जो हृदय होता है उसमें मुख्यतः देखो 4 कोष्ठ आते हैं। एक सामान्यतः जो दिल होता है उसकी अंदर संरचना बनाए तो हृदय जो होता है उसमें 4 कोष्ठ होते हैं। हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। 2 तो ऊपर के कोष्ठ होते हैं और 2 ही नीचे के कोष्ठ होते हैं। हृदय के कोष्ठों को 4 भागों में बांटा गया है। ऊपर के 2 कोष्ठ जो होते हैं उनको आलिंद कहते हैं, और नीचे के जो 2 कोष्ठ होते हैं उनको नीले कहते हैं। जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, आलिंद जो ऊपर के बड़े होते हैं वो कहलाते हैं, और जो 2 कोष्ठ नीचे के छोटे होते हैं वो कहलाते हैं नीले। हृदय को 4 कोष्ठकों में बांटा गया है। ऊपरी 2 कोष्ठ आलिंद कहलाते हैं जो अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। नीचे के जो 2 कोष्ठ है नीले कहलाते हैं जो अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। ये हो गया हृदय की फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, इनको 4 कोष्ठों में बांटा क्यों गया है? पहले ये कर लेते हैं कि 4 कोष्ठों में बांटा किया गया है। देखो 4 कोष्ठों में बांटने का यही रीजन है कि जो इनमें रक्त का प्रवाह हो रहा है वो क्रॉस कनेक्शन में नहीं हो पाए। हृदय का जो प्रवाह है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ नहीं जा पाए। इसी के कारण इनको कितने कोष्ठों में बांटा गया? 4 में, कि जो पहले हृदय है फर्स्ट से सेकंड में, सेकंड से थर्ड में, थर्ड से फोर्थ में जाए। एक सीरीज बाई जो रक्त का प्रवाह है वो जाए, ऐसे एक दूसरे में जो रक्त का प्रवाह है नहीं जाए। तो हृदय के 4 कोष्ठ होते हैं। ऊपरी 2 कोष्ठ आलिंद हैं, नीचे के 2 कोष्ठ नीले हैं। अब देखिए, जो 2 कोष्ठ अपने पास में 4 कोष्ठ हो गए, इन कोष्ठों को अगर लंबवत रूप में बांटे, लंबवत मतलब देखो ऐसे बांटे, ऐसे लंबवत होता है ऐसे। जब इनको लंबवत रूप से बांटा जाता है तो देखो ये आलिंद था,
ये भी आलिंद था, ऊपरी दो कोष्ठ आलिंद थे, ये नीले था, ये भी क्या था, नीले था। तो जब इनको लंबवत रूप से बांटा जाता है तो देखिए एक भाग में तो एक आलिंद आ रहा है और एक ही क्या आ रहा है, नीले आ रहा है, जबकि उधर वाले भाग में एक आलिंद आ रहा है और एक क्या आ रहा है, नीले आ रहा है। आप देख सकते हैं जब हृदय को 4 कोष्ठकों में बांटा गया है, ऊपरी 2 कोष्ठ आलिंद कहलाते हैं, सोच रूप में लिख रहा हूं आलिंद, निचले 2 कोष्ठ नीले कहलाते हैं। जब इनको लंबवत रूप से बांटते हैं तो जो दाईं साइड होती है उसमें एक आलिंद और एक नीले बट जाता है, और जो बाईं साइड होती है उसके अंतर्गत एक आलिंद और एक नीले बट जाता है। अब दाईं और बाईं साइड में कंफ्यूजन मत होना, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरी जो दाईं साइड है वो ये होगी और मेरी जो बाईं साइड है वो ये होगी। तो दाईं साइड में एक आलिंद और एक नीले और बाईं साइड में एक आलिंद और एक नीले बट जाता है। इनमें जो रक्त का प्रवाह है एक दूसरे से नहीं जा पाए, समांतर नहीं हो पाए, इसलिए इन कोष्ठों को 4 भागों में बांटा गया है। देखो मनुष्य में ये कोष्ठ कितने होते हैं, 4। जैसे मछली में बात करें तो कितने होते हैं, 2 होते हैं। देखो अलग अलग जो जीव हैं उनमें अलग अलग 4 अलग अलग कोष्ठक होते हैं। जैसे कि मैं मछली की बात करूं, अपने पास में व्हेल मछली होती है, उसमें कितने कोष्ठ होते हैं, 4, उसमें भी 4 कोष्ठक होते हैं। जबकि और बाकी जो मछली होती है उनमें 2 होते हैं। हमारा जो हृदय है वैसा ही हृदय जो होता है व्हेल मछली के अंदर होता है, लेकिन ये बहुत बड़े साइज के अंदर होता है, एक बहुत बड़े वेट के अंदर होता है। तो इनको क्या कहते हैं, 4 कोष्ठकों में बांटा गया है, आलिंद और नीले। जब इनको लंबवत रूप से बांटते तो एक तरफ आता है एक आलिंद और एक नीले, एक तरफ आता है एक आलिंद और एक नीले। ये तो हो गई हमारी सामान्य बात आलिंद और नीले की। अब आगे बात करते हैं हृदय के पॉइंट ऑफ व्यू की, कि यहाँ पर हमारे पास में जो हृदय है उसके ऊपरी भाग पर क्या जुड़ी होती है, महाशिरा जुड़ी हुई होती है। क्या जुड़ी हुई होती है, महाशिरा। उसके बाद में ये हमने देखो ये जो भाग था हमारा कैसा होता है, आलिंद। ये जो भाग होता है आलिंद होता है, कौन सा भाग है, दायां। फिर इसके बाद में देखो ये जो हमारा, ये इस वॉल को हम बंद कर देते हैं अभी, ये जो हमारा भाग होता है वो कौन सा था, नीला। देखो हमने जब इसको लंबवत रूप बांटा तो एक तो आ गया दायां आलिंद, दाएं साइड में तो दायां आलिंद, एक आ गया दायां नीले। जब इसको इधर बांटा तो क्या आ गया, बायां आलिंद और बायां नीले, जैसे कि मैंने आपको अभी यहाँ पर बता दिया था। अब बात करें कि जो दायां आलिंद होता है दायां नीले होता है, इसका मतलब क्या है। देखिए एक होता है आलिंद और एक होता है नीले। जैसा कि हमने अभी यहाँ पर देखा था, ये आलिंद, ये नीले था, ये आलिंद था और ये नीले था। देखिए जो इधर का राइट भाग होता है, जो दायां भाग होता है, इसके अंदर को जो रक्त आता है, इसके अंतर्गत जो हमारे पास में रक्त आता है वह आता है CO2, जिसको बोलते हैं अशुद्ध रक्त। क्या बोलते हैं, अशुद्ध रक्त। फिर इसके बाद में ये जो अशुद्ध रक्त होता है वह आता है आलिंद से किसमें, नीले में। नीले में आ गया। इसके बाद में यहाँ से ये एकत्रित होने के बाद जो हृदय है, जो रक्त है CO2 अशुद्ध जो रक्त है वह फेफड़ों में जाता है, और फेफड़ों में ये क्या होता है, ऑक्सीकृत होकर के, शुद्ध होकर के किसके अंदर जाता है, आलिंद में जाता है। कैसा हो जाता है, वहाँ पे O2 शुद्ध हो जाता है। उसके बाद ये कहाँ आता है, नीले के अंदर आता है। फिर यहाँ से ये जो रक्त है शरीर के ऑर्गन्स में भेजा जाता है। तो हमें यही प्रक्रिया यहाँ पर पढ़नी है। सबसे पहले आप दोबारा से देख लीजिए, जो हमारा रक्त है 4 भागों में बटा था, 4 कोष्ठकों में बटा था, 2 आलिंद थे, 2 नीले थे। इधर वाले भाग को दायां आलिंद, दायां नीले, बायां आलिंद और बायां नीले कह रहे थे। दायां आलिंद और दायां नीले होता है। जो दायां आलिंद और जो दायां नीला होता है, इसके अंतर्गत काम कैसे करता है रक्त। देखिए सबसे पहले हमारे पास में महाशिरा जो होती है, हमारे पास महाशिरा क्या होती है वो भी देखेंगे अभी। महाशिरा सबसे बड़ी शिरा। देखो ब्लड वेसल्स 2 प्रकार की हैं, यहीं पे आपको क्लियर कर देते हैं कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं हमारे पास में। एक तो जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड जो वेसल्स होती है वो 2 प्रकार की होती हैं। एक ब्लड वेसल्स होती है, क्या हो गया बेटा,
देखिए जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है हमारे पास में ब्लड वेसल मतलब रक्त वाहिकाएं। देखिए रक्त वाहिकाएं क्या होती हैं, जो रक्त को ले जाने आने का कार्य करती हैं, जो रक्त को ले जाने का और आने का कार्य करती है उनको मुख्यतः रक्त वाहिकाएं, रुधिर वाहिकाएं कहते हैं। जैसे कि वाहिकाएं वाहिनियां नलिका की तरह कार्य करती हैं। ये मुख्यतः जो है देखो 3 प्रकार की होती है, लेकिन जो अपनी नॉर्मल जो बुक्स होती हैं उनमें ये 2 प्रकार की बताई जाती है। देखिए ना, समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो रक्त वाहिका है रक्त को ले जाने आने का कार्य करती है, रक्त का परिवहन करने का कार्य करती है। ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। एक होती है धमनी, एक होती है शीरा, एक होती है अपने पास में, एक हो गई धमनी, एक हो गई शीरा, एक होती है केशिका। क्या होती है? केशिका। ये आप आज शायद पहली बार ही सुन रहे होंगे इसका नाम। ये भी एक ब्लड वेसल से होती है। जो धमनी होती है हमारे पास में, इसमें जो रक्त बहता है वह बहता है शुद्ध। कौन सा रक्त बहता है? शुद्ध, ऑक्सीजन युक्त जो होता है। जबकि जो शीरा होती है उनमें जो रक्त बहता है वह कैसा होता है? अशुद्ध, CO2 जो रक्त होता है। और जो केशिका होती है इसके अंदर मिक्स्ड रक्त बहता है, O2 भी बहता है और CO2 भी बहता है। कौन सा रक्त होता है? मिश्रित जो रक्त होता है वह इसके अंदर बहता है। धमनी, शीरा और केशिका। धमनी के अंदर ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है जो शुद्ध होता है, शीरा के अंदर CO2 जो अशुद्ध रक्त बहता है, केशिका के अंदर O2 और CO2 दोनों का मिश्रित जो रक्त होता है वो बहता है। हमारे शरीर में बहुत प्रकार की धमनियाँ होती हैं, बहुत सारी धमनियाँ हैं, लेकिन एक जो धमनी ऐसी होती है जो इसका अपवाद होती है। यानी देखो मैंने बात की कि सभी धमनियों में ऑक्सीजन रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन यहाँ पर एक धमनी जो है वह अपवाद के रूप में आती है। उस धमनी को बोलते हैं पल्मोनरी धमनी। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी धमनी। सभी धमनियों में ऑक्सीजन रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन इस धमनी में शुद्ध रक्त नहीं बहता। कौन सा बहता है? अशुद्ध बहता है। ऐसे ही जो शीरा होती है उसके अंतर्गत भी अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एक जो शीरा है उसके अंतर्गत जो रक्त बहता है कैसा बहता है? इस सभी शीराओं में CO2 बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन उस शीरा के अंदर कैसा बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। और उसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी शीरा। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी शीरा। मतलब पल्मोनरी धमनी का नाम आता है, पल्मोनरी का नाम आता है। आपको उल्टा करना है। धमनी देखो शुद्ध रक्त बहाती है, लेकिन पल्मोनरी का नाम आ गया मतलब उल्टा हो गया, अशुद्ध। पल्मोनरी शीरा, शीरा अशुद्ध रक्त बहाती है, लेकिन पल्मोनरी का नाम आ गया तो क्या हो गया? शुद्ध रक्त हो गया। जो पल्मोनरी धमनी जो होती है फुफ्फुसीय धमनी जिसको बोलते हैं, और ये होती है फुफ्फुसीय शीराएं। ये हमने देख लिया रक्त वाहिनी जो रक्त को ले जाने आने का काम करती है। जो 3 होती है मुख्यतः धमनी, शीरा और केशिकाएं। देखिए सबसे पहले हम रक्त की प्रक्रिया पढ़ते हैं, रक्त कैसे जाता है कैसे आता है। देखिए जो सबसे बड़ी हमारे पास में शीरा होती है वो कौन सी होती है? महाशीरा। कौन सी होती है सबसे बड़ी शीरा? जो कौन सी होती है? महाशीरा। देखिए महाशीरा से जो रक्त है, ध्यान से समझिएगा, महाशीरा से जो रक्त है सबसे पहले किस में आएगा? दायां आलिंद में। आपको यहाँ डायग्राम बना देते हैं। जैसे सिंपली डायग्राम की हम बात करें, ये हमारे पास में कौन सा था? दायां आलिंद। ये कौन सा था? दायां नीले। ये कौन सा था हमारे पास में? ये कौन सा था? दायां आलिंद। ये कौन सा था? दायां बायां आलिंद। और ये कौन सा था? बायां नीले। देखिए यहाँ पर महाशिरा उपस्थित है। इस महाशिरा के द्वारा जो रक्त है वो कहाँ आता है? सबसे पहले दाएं आलिंद में आता है। देखिए जो दायां आलिंद है उसकी भी एक कैपेसिटी होती है। जैसे ही दाएं आलिंद के अंदर रक्त पूरी तरह से भर जाता है तो जो रक्त है यहाँ पर जो रक्त होता है यहाँ पर 3 वोल्व लगे होते हैं। 3 वोल्व लगे होते हैं। तो ये इन तीनों वोल्वों को त्रिवलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिवलन। क्या बोलते हैं? त्रिवलन यानी माइट्रल वोल्व जिनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? माइट्रल वोल्व। देखिएगा मैंने क्या बोला, सबसे पहले जो रक्त है महाशिरा से दाएं आलिंद में आता है और दाएं आलिंद से जैसे इसका स्टोर पूरा, सब देखो सबका स्टोर पूरा होता है, जैसे
इसका सबका एवरेज होता है कि इतना रक्त इसमें भरेगा। तो जैसे इसका एवरेज पूरा हो जाता है कि ये अपना पूरा रक्त भर लेता है, तो ये दाएं आलिन से जो रक्त है किस में आता है, दाएं नीले में आता है। किस में आता है ये, अब दाएं नीले में कब आएगा, जब ये वोल खुलेंगे, यानी इनको बोलते हैं त्रिवलन कपाट। क्या बोलते हैं, कपाट। कपाट देखो एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसको बोलते हैं दरवाजा। जैसे कि क्या होता है, एक दरवाजा खुलता है, ये कोई वो राजा महाराजा वाला दरवाजा नहीं, जैसे कि राजा महाराजा दरवाजा खुल गया सेना अंदर प्रवेश करेगी, है वैसा का वैसे ही बात कर रहे हैं कि जैसे अपने पास में दाएं आलिंद के अंदर महाशिरा के जो द्वारा रक्त आया वो फील हो गया, वो भर गया, इसका काम पूरा हो गया। अब ये भर करके क्या करता है, इस दाएं नीले के पास में अपना रक्त भेजता है, अशुद्ध जो रक्त होता है। और अशुद्ध रक्त जब भेजता है तो ये जो वोल्व होते हैं, ये जो वोल्व होते हैं ये खुलते हैं। अब ये खुलेंगे तभी क्या होगा, इसमें रक्त आएगा। तो ये जो वोल्व होते हैं ये खुल जाते हैं। मैंने क्या प्रोसेस बोली, पूरी प्रोसेस बोल रहा हूं यहीं से। महाशिरा के द्वारा अशुद्ध रक्त को दाएं आलिंद में लाया जाता है, दाएं आलिंद से वह दाएं नीले में आता है, और दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच त्रिवलन कपाट होती है। त्रिवलन कपाट होती है जिसमें 3 वोल्व लगे हुए होते हैं, और ये वोल्व खुलने के बाद में ही दाएं आलिंद से जो रक्त है दाएं नीले के अंदर प्रवेश करता है। कौन सा रक्त आ रहा है, CO2 अशुद्ध रक्त आ रहा है। फिर यहाँ पे आने के बाद में रक्त क्या हुआ, एकत्रित हो गया। पहले यहाँ एकत्रित हुआ, इसका वोल्व खुला, फिर यहाँ एकत्रित हो गया। अब यहाँ पर जो रक्त है वह फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा, किसके द्वारा, फुफ्फुसीय धमनी, पल्मोनरी धमनी, जैसे कि मैंने अभी आपसे चर्चा की थी, पल्मोनरी धमनी के द्वारा रक्त है कहाँ तक भेजा जाता है, फेफड़ों तक। कहाँ तक भेजा जाता है बेटा, फेफड़ों तक। किसके द्वारा, पल्मोनरी धमनी के द्वारा भेजा जाता है। अब रक्त को जब फेफड़ों में भेज दिया तो फेफड़े क्या करते हैं, श्वसन प्रक्रिया के दौरान उस रक्त को शुद्ध करते हैं, ऑक्सीजनित करते हैं। ऑक्सीजनित जो रक्त होता है वो बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑक्सीजनित रक्त बनाते हैं। क्या बोला मैंने, सबसे पहले रक्त महाशिरा के द्वारा दाएं आलिंद में आया, अशुद्ध रक्त दाएं आलिंद से दाएं नीले में आया। दाएं नीले में आने से पहले यहाँ पर त्रिवलन कपाट होती है, 3 वोल्व होते हैं। जैसे ही जो दाएं आलिंद में रक्त एकत्रित होता है उसके बाद में त्रिवलन जो कपाट होती है वो खुल जाती है। खुलने के बाद में यह रक्त दाएं नीले में आता है। दाएं नीले में आने के बाद में यह जो रक्त है पल्मोनरी धमनी, फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा जो होता है फेफड़ों में जाता है। और फेफड़ों में जाने के बाद में यह जो अशुद्ध रक्त होता है वह ऑक्सीजनित होता है, शुद्ध बनता है श्वसन प्रक्रिया के दौरान। फिर यह जो रक्त होता है श्वसन प्रक्रिया के दौरान क्या बनता है, शुद्ध बनता है। फिर यह जो रक्त है कहाँ जाता है, किस में जाता है, बाएं आलिंद में जाता है। और बाएं आलिंद में जैसे ही रक्त एकत्रित हो जाता है इसके बाद यह बाएं नीले में आता है। तो यहाँ पर लगे होते हैं 2 वोल्व, और यहाँ 3 थे इसलिए त्रिवलन बोल रहे थे, अब इसको क्या बोल देंगे, 2 वोल्व यानी द्विवलन बोल देंगे। तो देखो, तो रक्त जैसे ही अपने पास में बाएं आलिंद में पूरा हो जाता है तो बाएं आलिंद से ये किस में आता है, बाएं नीले में आता है। और बाएं नीले में आते ही क्या होता है, इसके वोल्व खुल जाते हैं। और वोल्व खुलने से कहाँ पे आता है, ये बाएं नीले में। अब देखो यहाँ पर भी वोल्व खुला और बंद हुआ, यहाँ पर भी वोल्व खुला और बंद हुआ। तो वोल्व जब खुलते हैं और जब बंद होते हैं उस समय हार्ट से, हृदय से एक आवाज आती है। उस आवाज को क्या कहते हैं, लब डब की आवाज कहते हैं। क्या कहते हैं, लब डब की आवाज कहते हैं। मुख्यतः माना जाता है कि ये जो वोल्व खुलते हैं और बंद होते हैं तब आवाज आती है, लेकिन अगर स्पेशली तौर पे देखा जाए, अगर मॉर्फोलॉजी इसकी कंप्लीट की जाए, अच्छे से इसका अध्ययन किया जाए, तो क्या होगा कि जब ये वोल्व बंद होते हैं, खुलते ही तो रक्त आ गया, खुलते ही तो रक्त आ गया, और जैसे ये बंद होगा तब आवाज आएगी लब की। जैसे इधर वाला जो द्विवलन का पार्ट है वो बंद होगा तब आएगी डब की। लब और डब की आवाज आती है कब, जब ये वोल्व बंद होते हैं। माना जाता है खुलते और बंद होते तब आती है, लेकिन स्पेशली तौर पे तब माना जाता है कि ये बंद होते हैं तब यहाँ से लब डब की आवाज आती है। फिर यहाँ से जो ये रक्त है बाएं नीले में पहुंच गया। बाएं नीले में पहुंचने के बाद में ये जो रक्त है अपना महाधमनी के द्वारा हृदय तक कंप्लीटली हो गया भाई, ऑक्सीजनेट हो गया।
कंप्लीट प्योर हो गया। इसके बाद महाधमनी के द्वारा क्या किया जाता है, पूरे शरीर में फैला दिया जाता है, अंगों में फैला जाता है। देखो बिल्कुल सिंपल सी प्रोसेस है। सबसे पहले रक्त महाशिरा के द्वारा दाएं आलिंद में आया, दाएं आलिंद से दाएं नीले में आया, दाएं आलिंद से दाएं नीले में आया, लेकिन वहां पर त्रिवलन कपाट थी, वो खुली, वो खुलने से वो पूरा इकट्ठा वहां हुआ। फिर वो जैसे किस में गया, बाएं आलिंद में रक्त गया, वहां पर द्विविलन कपाट थी, वो खुली, उसके बाद बाएं नीले में, और फिर यह धमनी के द्वारा जो रक्त था कहाँ चला गया, आगे पहुंच गया। ये थी हमारी एक रक्त जो हृदय की स्टडी। अब इसको कंप्लीटली एक बार देख लेते हैं। देखिए कि सबसे पहले यहाँ पर महाधमनी के द्वारा, देखो ये रहा, महाशिरा के द्वारा रक्त कहाँ आया, हमारी दाएं आलिंद में आया। इसके बाद देखो यहाँ पर वोल्व है, ये वोल्व है, तो जैसे ये वोल्व खुलते हैं तो वोल्व खुलने से जो रक्त है किस में आ जाता है, दाएं नीले में। दाएं नीले में आने के बाद में जो हमारे पास में फुफ्फुसीय धमनी होती है, जो फुफ्फुसीय धमनी है, इससे जो रक्त है कहाँ जाता है, फुफ्फुसीय धमनी से रक्त जाता है फेफड़ों में। कहाँ जाता है, फेफड़ों में, और फेफड़ों में आने के बाद में शुद्ध होता है, और शुद्ध होने के बाद में ये कहाँ जाता है, अपना बाएं आलिंद में, और बाएं आलिंद से किस में जाता है, द्विविलन कपाट होती है, वो खुलती है बाएं नीले में, और बाएं नीले में जाने के बाद में ये जो रक्त है अंगों तक पहुंच जाता है। महाशिरा के द्वारा कौन सा आया, CO2 रक्त आया, इस पहले इसमें, फिर इसके अंदर, फिर ये ऑक्सीनेटेड हुआ, कौन सा हो गया, O2, और ये भी कौन सा हो गया, O2। तो देखिए आपकी प्रोसेस कितनी सिंपल है, कोई ज़्यादा नहीं है। ये हो गया हमारे हार्ट का वर्णन। एक बार स्पेशली तौर पे जो आप हमारे पास में भाषा लिखी है उसको देखिए, तो यह चक्र यह निरंतर चलते रहता है। ये जो चक्कर है, आया गया, शुद्ध हुआ, शुद्ध हुआ, शुद्ध आया, शुद्ध हुआ, एक चक्कर चलता रहता है, इसको बोलते हैं हृदय चक्र। देखो हृदय में संकुचन व शिथिलन की क्रिया होती रहती है। हृदय को लंबवत रूप से जब दाएं और बाएं बांटते हैं तो एक एक आलिंद और एक एक नीले मिलता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। बाएं भाग का जो आलिंद होता है और नीले आपस में द्विविलन कपाट से, जैसे कि मैंने आपको बता दिया मिट्रल वॉल्व से, और जो दाएं भाग का होता है वह त्रिविलन कपाट से जुड़ा हुआ होता है। देखो आलिंद और नीले की लयबद्ध रूप से संकुचन शीतलन, संकुचन होता है, शीतलन होता है, संकुचन होता है, शीतलन होता है। शरीर में अशुद्ध अपशिष्ट मिला रक्त महाशिरा के द्वारा दाएं आलिंद में लाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि जो रक्त होता है सबसे पहले महाशिरा के द्वारा किस में आएगा, दाएं आलिंद में आएगा। अब देखना, दाएं आलिंद में जैसे रक्त एकत्रित होता है तो वॉल्व खुल जाते हैं, और वॉल्व खुलते किस में प्रवेश करता है, दाएं नीले में प्रवेश करता है, जो कि मैंने आपको बता दिया। और फिर वहां पर प्रवेश करने के बाद में जो फुफ्फुसीय धमनी होती है वह रक्त को वहां ले जाती है, फेफड़ों तक लेके जाती है। फेफड़ों में ये रक्त क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, शुद्ध होता है। उसके बाद में क्या प्रवेश करता है, बाएं आलिंद में प्रवेश करता है, फिर वहां से वॉल्व खुलते हैं और बाएं नीले में प्रवेश करता है। फिर यह महाधमनी के द्वारा शरीर में प्रवाहित होता रहता है, निरंतर ये चक्कर चलता रहता है, और इसको क्या कहते हैं, हृदय चक्र कहते हैं। हृदय चक्र इसको कहते हैं। और जो हृदय होता है जब सिकुड़ता है, एक तो होता है सिकुड़ना और एक होता है फैलना, एक होता है सिकुड़ना, एक होता है फैलना। तो ये एक तरह से पंपिंग करता था, हृदय होता है एक पंपिंग ऑर्गन भी माना जाता है। तो ये हमने देखी हृदय की स्टडी, बिल्कुल सिंपल थी हृदय की स्टडी। रक्त वाहिका है जिनकी चर्चा हमने पहले कर ली है, जो हृदय को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। यहाँ 2 प्रकार की बता रखी है, लेकिन जो रक्त वाहिका होती है मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, केशिका भी होती है। धमनी में कौन सा होता है, शुद्ध रक्त होता है। यह क्या करती है, रक्त को हृदय से शरीर के अंगों तक ले जाती है, और रक्त को हृदय की ओर सीधा अशुद्ध रक्त लाती है, जो पहले कहाँ तक लेके जाएगी, अपना हृदय की ओर, फिर यहाँ से शुद्ध होकर के कौन लेके जाता है, धमनी लेके जाती है। यह शुद्ध रक्त होता है, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, इसमें वोल उपस्थित होते हैं, इसमें वोल अनुपस्थित होते हैं। रक्त दबाव के साथ बहता है, इसमें रक्त नगण्य रूप से बहता है। ये देख लिया हमने धमनी और शीरा। रक्त हृदय समझ में आ गया। सबसे पहले महाशिरा के द्वारा जो रक्त था दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद से बढ़ने के बाद में दाएं नीले में वॉल्व खुला, त्रिविलन कपाट खुली, लब डब की आवाज़ वहाँ में आई। उसके हमें नहीं आती है, डॉक्टर जो स्टेथोस्कोप लगाता है उससे आती है। उसके बाद में फुफ्फुसीय जो धमनी होती है, उसके बाद में बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद से बाएं नीले में, और वहाँ पर फुफ्फुसीय जो धमनी होती है उसके उधर रक्त शरीर के भागों में पहुँचा दिया जाता है। तो यही एक हृदय की प्रोसेस होती है। इसी के साथ हमारा जो रक्त परिसंचरण का टॉपिक है वो यहाँ पर पूरा होता है। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको जो हृदय है इसके स्टडी जो है अच्छे से समझ आई होगी। धन्यवाद।